हमारा है और वो है युवा और साहित्य। तो आज का युवा क्या साहित्य की ओर उतना ही ज़्यादा आकर्षित है जितना पहले था, कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज युवाओं को विकल्प के तौर पर मिली है। साहित्य के अलावा चीज़ों में भी अपना रुझान दिखा सकता है। तो ये चुनौती है, यह एक बार फिर से रुझान युवाओं का बढ़ रहा है। अगर साहित्य बेहतर हो तो हर दौड़ में साहित्य लोकप्रिय होता है। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए जो खास मेहमान हमारे साथ हैं, मैं चाहूँगी कि महेश दत्त जी, जो कि एक ट्रांसलेटर हैं, सर ने बहुत सारी फेमस राइटर्स हर्मन हर्स्ट, मैक्स फ्रिंज, बर्टोल्ड ब्रेcht जैसे राइटर्स की बुक जर्मन into हिंदी ट्रांसलेट करी है। He has worked with Indian as well as German publishing industry. He has taught creative writing at St. Mary's and Sherwood College, Nainital. Sir is currently writing on Pakistan and European affairs in Panchanya. Please put your hands together for him. तो इस मंच में एक बड़ा दुर्लभ से सहयोग हमें देखने को मिल रहा है। कोई पुलिस अधिकारी रहा है तो लेखक भी है, कोई डॉक्टर रहा है पेशे से तो वो भी लेखक है, और जो अगले मेहमान हमारे मनमोहन जोशी जी तो भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता है, लेकिन इनके हृदय में भी लेखक रहता है। तो मनमोहन जोशी जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। साहित्य और लेखन से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं। IIT और नीट के विद्यार्थियों को फिजिक्स की शिक्षा दी है, इसके अलावा इस वक्त भी भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता है। तो बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का युवा और साहित्य के सत्र। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा अल्वानी लिटरेचर फेस्ट और DPS स्कूल का कि आपने बहुत अच्छा मंच दिया है। ये फेस्ट कराना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि हम लोग सुबह से डटे पड़े हैं और जितने लोग अभी यहाँ बैठे हैं वो रियली में इंटरेस्टेड हैं। और सबसे पहले आप बच्चों के लिए तालियां बजाइए। सिंथिया स्कूल में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं जो रियली हमारे टारगेट ऑडियंस है, जिनकी, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो युवा और साहित्य, कैसे युवाओं को साहित्य के साथ जो है जोड़ा जाए। क्योंकि मैं टीचर हूँ, बच्चों के साथ मेरा डायरेक्ट इंटरफेस होता है। रोज़ हम लोग कोविड टाइम में हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाई और वो बड़ा ही चैलेंजिंग समय था पढ़ाना। ऑनलाइन टीचिंग मैं समझता हूँ बिल्कुल वैसे ही है जैसे ऑनलाइन साहित्य पढ़ना। जब तक हम ऑफलाइन फिजिकल क्लासेस में नहीं पढ़ाते तब तक वो फीलिंग हमें नहीं आती। अभी मैं रयाल साहब के साथ बैठा था तो उनका कहना था कि जब तक हम कागजी पन्नों को, उनकी जो सौंधी स्मेल है, जो हम जब तक स्पर्श नहीं करते किताबों को, वो फील नहीं आता है। तो साहित्य से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है एक्चुअल बुक्स को पढ़ना। और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे सामने एक बहुत ही लर्नेड पर्सन बैठे हैं, महेश दत्त जी, जो कि शेरवुड में इंग्लिश के टीचर रहे हैं और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक्सपर्ट हैं। इन्होंने अभी रिसेंटली ये पूर्वानुमान भी लगाया था कि पाकिस्तान में सरकार 20 दिन में गिरने वाली है, और वो सत्य हुई। स्कूलिंग आपकी यूरोप में हुई है और एम्स्टर्डम में आप रहे हैं, आपसे सुनने को बहुत कुछ मिलेगा। तो सर, मेरा पहला प्रश्न ही आपसे ये है कि जब आप युवा थे और आज के जो युवा हैं उनमें साहित्य को लेके क्या रुझान है और क्या आप अंतर पाते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि तब में और अब में तो खैर ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं सवाल क्या जवाब दूँ, क्योंकि जो बच्चे पीछे बैठे हैं उनके किसी मतलब में नहीं बात आएगी कि हम लोग कभी तख्ती में लिखते थे या कलम से लिखते थे या सही दवा इस्तेमाल करते थे। मुझे नहीं मालूम कि दवा तो उनकी डिक्शनरी में भी है या नहीं है, मुझे मालूम नहीं कि दवा क्या होती है। तो वो तो खैर मुझे लगता है बहुत देर हो चुकी है उस सब के लिए और उस सवालों पर जाने के लिए। लेकिन मैं अपने अनुभव जरूर आपसे शेयर करना चाहूँगा उस लिहाज से कि दरअसल जो मुझे लगता है इस तरह का शायद उद्देश्य भी है कि बच्चे पढ़ते क्यों नहीं, या यूँ कहें कि साहित्य क्यों नहीं पढ़ते। और आज दिन में ये बात कई बार अलग अलग सत्रों में उठी भी है कि बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे। मुझे लगता है ये है कि शायद मेरी बात अटपटी लगे बहुत लोगों को, मगर सच्चाई ये है कि बहुत थोड़ी किताबें हैं जो हमारे यहाँ बच्चों के लिए लिखी भी जाती है। बच्चों के लिए साहित्य लिखा ही नहीं जाता है। आप उस ज़माने में जी रहे हैं जहाँ बच्चा 13-14 साल की उम्र में न जाने क्या कुछ पढ़ा और देख रहा होता है। उसकी सेंसिबिलिटीज़ बहुत कुछ ऐसा देख चुकी होती हैं जो हमने और आपने अपने कॉलेज में भी नहीं देखा था। और उसके बावजूद हम उसको जब शाम को कहानी सुनाने के लिए माता पिता बैठते हैं तो क्या सुनाते हैं, एक था राजा। तो कोई क्यों, मेरे एक जर्मन दोस्त थे जो मतलब जर्मनी में रहते थे, हिंदुस्तानी दोस्त जी। तो ये हमारे हिंदुस्तानी दोस्त बच्चों को जर्मनी में शाम को बुलाते थे कि भाई देर हो गई, तुम लोगों को कल स्कूल जाना है, तुम लोग जाकर सो जाओ।
बच्चे मना करते हैं, नहीं पापा हम नहीं आ रहे हैं। तो अच्छा चलो मैं तुमको कहानी सुनाता हूँ। नहीं पापा हम सो जाते हैं। नहीं पापा हम सो जाते हैं, मैं सो जाते हैं, तो कहानी मत सुनाओ। तो ये वो दिक्कत है। आपको दरअसल मीडियम बदलने की जरूरत है। आप बच्चों को मैं कैसे कहूँ, आप शेक्सपियर पढ़ाएंगे या मिल्टन पढ़ाएंगे टाइप में या जेम्स ऑस्टिन पढ़ाएंगे बैठकर, मुश्किल होगी। लेकिन अगर आप ये देखें कि उनकी रुचि क्या है, आपने उनको एक ज़माना पहले मोबाइल और टेलीविज़न पकड़ा दिया है, वो टेलीविज़न सीरियल देखकर बड़े हो रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि आप स्कूल में थिएटर का रोल पढ़ा दें, जिसको हम दिल्ली के स्कूलों में क्या कहते हैं, थिएटर इन एजुकेशन। आप जिस नाटक को उन्हें पढ़ाना चाह रहे हैं, अगर वो उस नाटक को इनेक्ट करें, तो क्या उस नाटक को पूरी तरह से जान नहीं जाएंगे? मेरे एक मित्र हैं जो जेनेसिस स्कूल में पढ़ाते हैं दिल्ली नोएडा में, जो ये पंडित चढ़ा वाला स्कूल है। अभी भी उन्होंने रिज़ाइन किया है, और सिर्फ इसी बात के लिए कि वो परेशान हो गए कि मैं अपने बच्चों को क्या पढ़ाऊँ, मैं उनको पढ़ाता हूँ, उनको समझ नहीं आता है, वो आपसे बात कर रहे होते हैं और यही अंग्रेजी पढ़ाते हो। मुश्किल ये हो रही है कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे बच्चों को क्या चाहिए। और आप लाइब्रेरीज देख लीजिए, रणधीर भाई की मैं दुकान देख कर आया हूँ वहाँ देहरादून में। सच ये है कि हमारे लोगों को जो अच्छा साहित्य जो बच्चों का लिखा गया है वो उपलब्धि नहीं। आपकी लाइब्रेरीज देख लीजिए, आपको क्या मिलता है। मैंने कितनी जगह जाकर शेरपुर में या इवन सेंट मैरी में लिस्ट बना के दी कि यार दुनिया में ये साहित्य लिखा जा चुका है, आप क्यों नहीं मंगाते? नहीं। लेकिन सर मैं आपको रोकना चाहूँगा, इसमें जो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जो सकारात्मक पक्ष है, वो ये है कि अभी देखिए इस बीच इंटरनेशनल बुकर अवार्ड आप लोगों को मालूम है, गीतांजलि श्री जिनकी रेत समय आपने बुक पढ़ी है, और प्रसून जोशी जी यहीं उत्तराखंड से इंटरनेशनली एक्लेम्ड है। और आपको एक चीज़ और मैं न्यूज़ बताना चाहता हूँ कि अभी इंग्लिश का जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है वो नमिता गोखले ओरिजिनली उत्तराखंड नैनीताल से हैं, जिनको इंग्लिश का साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। तो हमारे इस उत्तराखंड से कई विभूतियाँ, देखिए चेतन भगत हैं, अमीश त्रिपाठी हैं, ऐसे कई राइटर्स हैं जो कि यंगस्टर्स हैं। यहाँ भी मैं देख रहा था सुबह से कई बच्चे और डीपीएस के बच्चे और यहाँ के बच्चे, सिंथिया के बच्चे बैठे हुए हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दी। एक वर्ड आजकल हम यूज़ करते हैं डोपामाइन डिटॉक्स, कि आप कुछ देर अगर फ़ोन से दूर रहें तो एक बहुत सुखद अनुभूति होती है। जैसा कि आपने कहा कि सर हम खुद एज अ पेरेंट दिन भर अगर फ़ोन में रहेंगे, आप देखिए कच्चा बादाम इतना फेमस हो गया और इंस्टा की एक 30 सेकंड की रील हमको कुछ सेकंड एक ठहराव देती है, लेकिन वो ठहराव हमेशा के लिए नहीं होता। वो ठहराव हमें साहित्य देगा, साहित्य हमें अच्छा इंसान बनाएगा। एक मैं सर आपको अपनी लिखी हुई कविता अज्ञात महाद्वीप जो मैंने लिखी है, बस उसके साथ अगले प्रश्न पे आऊँगा। आज तक विश्व में हो चुकी हैं सभी महान खोजों का आधार अनुभवहीनता ही रहा। कितनी ही परिकल्पनाएं, नमूने, सिद्धांत, शोधें, मॉडल व नक्शे धरे के धरे रह गए और कितने ही पूर्व निर्धारित रूपरेखाएं खारिज कर दी गई। अम्मा हव्वा व बाबा आदम ने भी नहीं पढ़ी होंगी कभी अनुभवों की किताबें। वह पूर्व लिखित सभी फिलॉसफियों भी जब लिखी जा रही होंगी, संभवतः अटकलों से भरी तरुण जिज्ञासाएं ही रही होंगी। युद्ध भूमि पर लड़ रहे किसी भी सिपाही को नहीं होता मरने का अनुभव, ना ही कोई दुनिया में कोई माँ अपने दूसरे बच्चे से अधिक स्नेह दिखाती है। कवि द्वारा लिखी गई हर कविता भी कविता लिखने का पहला प्रयास ही होता है, और हर कालजयी कृति पर भी बन रही कितनी ही आशंकाएं, परंतु फिर भी तुम नकार देते हो मुझे कहकर कि मैं अनुभवहीन हूँ। तो सुनो, हाँ मैं अनुभवहीन हूँ, परंतु मेरे अंतर में उमड़ रही भावनाओं का सैलाब, मेरे हृदय ज्वलंत है हजारों उम्मीदों से। वो कितने ही स्वप्न दृश्य बन चुके हैं आंखों पर, मेरे मस्तिष्क में चकराते रहते हैं जुनूनी भंवर, और मेरा पूरा शरीर थरथराता रहता है व्यग्रतावश। हाँ मैं अनुभवहीन हूँ, पर ताउम्र भटकता रहूंगा अनुभवहीन ही, परंतु मुझे यकीन है कि अंततः खोज ही लूंगा अपने स्वप्नों का एक पूरा महाद्वीप, क्योंकि अंततः कोलंबस महान ने भी खोज ही निकाला था अमेरिका, चाहे भारत ना सही। धन्यवाद। तो सर एक छोटा सा प्रश्न मेरा आपसे है कि आप ये देखिए इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम, इतने सारे सोशल मीडिया ऐप्स हैं, इन सब के बीच एक अच्छे साहित्य की परिकल्पना और एक अच्छे साहित्यकार होने के लिए क्या प्रयास हमें अपने स्तर पे, परिवार के स्तर पे, स्कूल के स्तर पे, समाज या राष्ट्र के स्तर पे क्या करना चाहिए? इसका सलूशन क्या है? वो ये कि आप बच्चे को समझें, उसकी प्रतिभा को समझें और उसके अनुसार उसे आगे जाने दें। सेंट मैरी में एक सेंट मैरी स्कूल जो नैनीताल का है, जब मैं वहाँ पढ़ा रहा था क्रिएटिव राइटिंग,
तो 9वीं क्लास की एक बच्ची थी, आगे आगे कहीं दूसरी लाइन में बैठी हुई थी, और पहले दिन से मुझे उसने इसलिए आकर्षित किया, बेहद बबली बच्ची थी वो, और कुछ भी बोलो तो सबसे पहले हम ऊपर, वो हर वक्त कुछ ना कुछ करना चाहती थी। आप उसको कहिए आपको इस पर कविता लिखनी है, अगले मिनट में मंच में हाजिर और तुरंत 5 मिनट में कविता दे देती। मैं परेशान था और फाइनली मुझे ये करना पड़ा कि मैंने उसको अलग करके पीछे बिठाया कि तू आगे नहीं है, बाकी बच्चे क्या करेंगे भाई। मगर उसमें जो टैलेंट था इतना इमेंस था। मैं किसी दिन अपनी फेसबुक से कुछ निकाल कर आपको दूंगा कविताएं, वो जब मैंने फेसबुक पे डाली जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए, दुनिया भर से मुझे उस न जाने लोग उसको न जाने कौन कौन सा ऑफर से कंपेयर कर रहे थे। मैं परेशान, जब मैंने उनको बताया कि भाई ये 9वीं क्लास की बच्ची है मेरी क्लास में, और मैं खैर जो मुद्दे मैं आपको लाना चाह रहा हूँ, मुश्किल कहाँ की है। पिताजी वकील है, तो माँ स्कूल टीचर है, तो यानी या तो आप स्कूल टीचर बनो या आप वकील बनो, इंटरेस्ट उसको दोनों में से किसी में नहीं। वो क्या कह रही है, मुझे राइटर बनना है, होगी परेशानी। मेरे स्कूल छोड़ने के बाद मैं अपना मकान बनाने के लिए यहाँ चला आया। 3 साल बाद 4 साल बाद मुझे अचानक एक ईमेल आया उसकी बच्ची के यहाँ से कि सर मुझे आपसे बात करनी है, मुझे सर आप ही समझ सकते हो। मैंने कहा ये क्या हुआ, मैंने उसको रिप्लाई किया तो उसको फोन आया। यकीन मानेंगे 1 साल पहले तक की जो लास्ट खबर मुझे मिली है उसका मेंटल इलाज चल रहा है, क्योंकि माँ बाप ने उसको वो करने ही नहीं दिया जो वो करना चाहती थी, और आखिरकार डिप्रेस हो गई। ना वो वकील बन पाई, ना वो टीचर बन पाई, वो कुछ भी नहीं बन पाई। एक और सुनिए, मैं पाकिस्तान में पढ़ाया गया, वहाँ कुरैशी जो पहले फॉरेन मिनिस्टर थे यहाँ के, उनके स्कूल चेंज होती है, उनके स्कूल में एक बच्ची मिली मुझे, सेम इसी क्लास में थी, म्यूजिक सीखना चाहती है, इस्लाम में मना है। जानते हो एक दिन आखिरकार उस लड़की ने, उसको इतना पैशन था म्यूजिक का, तो वो ट्रक के आगे कूद के मर गई। ये तो बड़ी विसंगति और बहुत ही। What I'm trying to tell you is this: we need to understand what our kids want. You don't want to let them do or read. You know what the best role the parents can do is guide them. उनको आप गाइड ये करिए कि अच्छा बुरा क्या होता है, लेट देम एक्सपेरिमेंट। वो एक झटका खाएंगे लेकिन वापस आ जाएंगे, उनमें अकल है, पर आप उन्हें एक्सपेरिमेंट तो करने दीजिए। आप उन्हें समझा दें कि देखो बेटा ये गलत है, ये सही है, उसकी परिभाषा आप दें, लेकिन उस परिभाषा के आगे जो एक्सपेरिमेंट होना है वो करके ही वो सीखेंगे। आप उन्हें मना करेंगे तो वो नहीं मानेंगे। ये जनरेशन ही ऐसी है। लेकिन सर इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो ये इंश्योर करती है कि आप बच्चे का जहाँ इंटरेस्ट है, म्यूजिक, आर्ट्स, लिटरेचर, जो भी होलिस्टिक, अब हम लोग कोर्स होलिस्टिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं, पहले को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते थे। अब पेरेंट्स भी इस चीज़ को समझ रहे हैं। अब मैं देखता हूँ कि बच्चे स्पोर्ट्स में लक्ष्य सेन है, और अभी हल्द्वानी में जैसे हम लोग देखते हैं कि अब पेरेंट्स भी थोड़ा इनलाइटेड हो गए हैं कि बच्चों के एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंगली उनको उनके करियर में, मैं देख रहा हूँ कल हमारी एक बिटिया है तनिषा, उसका म्यूज़िक वीडियो उसका कल रिलीज़ होना है, और यहाँ पे विक्रांत हैं जो कि अच्छे क्रिप्टो एक्सपर्ट है, वाही जी हैं, उनका बेटा, वो मेरा स्टूडेंट रहा है, वो बोल रहे थे कि जैसे बेंगलोर में सॉफ्टवेयर जो प्रोफेशनल्स हैं वो इतने प्रेशराइज्ड है कि उनको डिटॉक्स करने के लिए भी प्रोफेशनल्स, मतलब चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी हो गई, उन कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को करने के लिए भी नई करियर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनके देखिए ये अच्छा शगुन है कि बारिश भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसके जड़ में साहित्य, अच्छा लिटरेचर। आज हम लोग सुबह से यहाँ बैठे हैं, फ़ोन से दूर हैं, अच्छे लोगों को सुन रहे हैं, प्रमोद शाह जी को सुना, गणेश जोशी जी को सुना, और आप देखिए वहाँ हमारे दिल्ली से JNU के एक्सपर्ट्स थे, सुबह अंशुल जी को सुना जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं, और ये बच्चे जो नए यंगस्टर्स हैं वो भी इतनी देर बैठे तो कुछ ना कुछ आप जैसे एक्सपीरियंस लोगों से सुन रहे हैं, तो इन नए बच्चों को आप संदेश देते हुए हम इसको वाइंड अप करते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि साहित्य लिखें, साहित्य पढ़ें, मगर साथ ही साथ लिखें, वो लिखें जो वो पढ़ना चाहते हैं, अपने लिए नहीं अपने साथियों के लिए लिखें, क्योंकि बिना उनके लिखे, उनके लिए कोई साहित्य लिखकर कोई 80 साल का बुजुर्ग 15 साल के बच्चे के लिए साहित्य लिखने नहीं आ रहा। ये बात आप मान लीजिए। अगर आप ये बात समझ लेते हैं, सवेरे हमारे साथ जो बैठे पद्मश्री जी थे, उन्होंने क्या कहा था जब उनसे सक्सेना का हुआ, कि मुझे लगा ये सब हम
पहली बार एक वर्कशॉप में पहचाना था। आज वो 22 साल की है, तो उसके 6 नॉवल जो कि सिर्फ बच्चों के लिए लिखे। वो कुछ नहीं करती है, उसे अपने अनुभव, अपने आसपास के बच्चों की एक्सपीरियंसेस लिखती है। अपनी किसी सहेली को ले गई, उसके जूते फोटो लिए, अपने फोटो लिए, मिक्स किया, कलरिंग की और पता उसका गवर्नमेंट बन गया। वो बाहर से कुछ भी किसी से नहीं करवाती और वो इस समय हॉलैंड के टॉप चिल्ड्रन डॉक्टर जो है उनमें। तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब बच्चे जो हमको सुन रहे हैं, इन सब में अपने अपने विषय का ये लेखक है। मौका सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देने की है और उनको अपॉर्चुनिटी देने की। चलिए सर, इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम अपनी परिचर्चा को ख़त्म करते हैं और आप लोगों ने इतना समय दिया, पूरे हल्द्वानी लिटरेचर फेस्ट की टीम से मैं आपको थैंक यू बोलूँगा और डीपीएस स्कूल और उनका कोऑपरेटिव स्टाफ बहुत ही हमेशा स्माइलिंग फेस से आप लोगों ने हमें कोऑपरेट किया। थैंक यू सो मच फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट। और अभी हमारे बच्चे जो सिंथिया स्कूल के हैं, जिन्होंने निबंध प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया, उन लोगों का सम्मान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनमोहन जी और महेंद्र जी। तो बच्चे थोड़ा सा आगे है और बहुत पीछे है, तो इसलिए हमें पूरी पार्टी हुई तभी सब चीज़ें हो रही है जो अभी यहाँ पर चर्चा हुई है। तो जो हमारे खास मेहमान है अपनी सबके तक पहुँचा इस कार्यक्रम को, उनको सम्मानित करने के लिए हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। विवेक अग्रवाल जी और राजीव बगड़ा जी स्टेज पे आए और सर को सम्मानित करें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।